दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं जिसमें निफ्टी को डिस्कस किया है, आज के मार्केट को लेकर बातचीत की है, प्लस अब क्या हो सकता है अगले हफ्ते उसको लेकर भी बातचीत कर चुके हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेगी, कुछ स्टॉक्स है उसके ऊपर एनालिसिस हमने इस वीडियो में किया है। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि यूएस के मार्केट्स नीचे है, नैस्डैक गिर चुका है, डाउ जोन्स भी नीचे है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर में अभी के समय अच्छी तेजी दिखाई दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड स्पॉट के प्राइस को देखें तो 3.45% ऊपर है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो चुका है, कुछ इंट्राडे के चार्ट के अंदर एक अच्छे स्विंग देखने को मिले और उसमें यहाँ से अच्छी तेजी मिल चुकी है। साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ गोल्ड के टेक्निकल्स को आसान शब्दों में, गोल्ड में अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है स्पॉट प्राइस के अंदर। गोल्ड भी ओवर रिएक्शन देता है, अगर तेजी होगी तो वो ज़्यादा चलेगा, मंदी होगी तो वो ज़्यादा गिरेगा, तो उस बेसिस में यहाँ पे ब्रेकडाउन शायद देखने को मिले थे। लेकिन अगर आपको एक्चुअल देखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर के टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है, तो आपको स्पॉट प्राइस देखने चाहिए। गोल्ड अभी के समय यहाँ पे स्टेबल हो चुका है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब जब तक मैं मतलब जितने भी टाइम से मार्केट को देख रहा हूँ कि गोल्ड वॉर के अंदर अपोजिटली काम कर रहा है। कि अगर वॉर रुकने की न्यूज़ होती है तो गोल्ड चल रहा है, बल्कि गोल्ड गिरता है ऐसे में जब भी वॉर रुकने की न्यूज़ आती है, क्योंकि गोल्ड हमेशा तभी चलता है जब वॉर होती है, सिचुएशन खराब होती है। लेकिन यहाँ पे अब गोल्ड गोल्ड बचा नहीं है, गोल्ड को अब सेफ एसेट के रूप में देखना बंद या कम कर दिया इन्वेस्टर्स ने, अब गोल्ड को ग्रोथ एसेट के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे आगे चलते हैं, सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर तो चलो ठीक है, 50% ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है इंडस्ट्रियल वैल्यू इसकी। तो 4.22% की तेजी के साथ में सिल्वर का स्पॉट पे भी समय बढ़ चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छी जंप देखने को मिली है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी अभी ऊपरी लेवल से देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी खासी जंप यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं इसके भी सपोर्ट को डिस्कस करूँ तो यस, यहाँ पे भी अभी तक कोई ब्रेकडाउन देखने को मिला नहीं है। ईटीएफ्स के अंदर कुछ हलचल डेफिनेटली हुई है, लेकिन स्पॉट प्राइस को देखो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे अभी तक सिल्वर टिका हुआ है। अब देखो रीजन क्या है गोल्ड एंड सिल्वर के चलने के पीछे का, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर 5% के साथ में ऊपर, गोल्ड भी अभी 4 to 5% के साथ में ऊपर चला गया, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया है सीज फायर टॉक डेडलाइन को। अब देखो सीज फायर की जब भी बात होती है ना, तो गोल्ड हमेशा गिरता है, गोल्ड बढ़ता जब अटैक्स होते हैं, लेकिन अभी के समय सिचुएशन डिफरेंट है, गोल्ड खुद स्टॉक की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, गोल्ड अभी क्यों इस तरह से रिएक्शन दे रहा है, सिल्वर अभी क्यों इस तरह से रिएक्शन दे रहा है, आपको बताइए। अब देखो यहाँ पे जो मेन फंडा है ना डॉलर का है। आपने देखा कि रुपीज अभी के समय काफी वीक हो चुका है, 94 को भी क्रॉस कर चुका है, 95 हो सकता है पहुंच जाए जल्दी। और येन के साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करूं जापान के येन के साथ में, आप देख सकते हैं 160 ये पहुंच चुका है फॉर फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई 2024। बाकी कंट्रीज की करेंसीज भी डॉलर के कंपैरिजन में वीक होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी वीक नहीं जितना रुपीज है। रुपीज तो ऑल टाइम लो पे है, ये फर्स्ट टाइम है सिंस जुलाई 2024, यानी यहाँ पे येन पहले भी था, उसके बाद में स्ट्रांग हुआ, उसके बाद में वापस यहाँ पे पहुंच चुका है। अब देखिए सारी जो खेल अभी चल रही है ना, ये सब प्री प्लान थी। आपको वैसे भी मैं आपको डेटा दे रहा था जिसमें हमने देखा कि वेनेजुला को क्यों हड़पा, उसके ऑयल प्लांट के ऊपर क्यों कब्जा किया, क्योंकि पता था कि आगे वॉर होगी, ऑयल की क्राइसिस होगी, तो हम वहाँ से वेनेजुला से तेल इंडिया को या जो बाकी इमर्जिंग कंट्रीज उनको सपोर्ट करेंगे या सेल करेंगे। साथ में रशिया के साथ में आपने देखा, ईरान के साथ में सैंक्शंस आपने देखे, तो ये ट्रंप की एक चाल हम बोल सकते हैं या फिर एक स्ट्रैटेजी हम बोल सकते हैं। टैरिफ अगर लगेगा तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपीस की वैल्यू कमजोर होगी। वॉर होगी तो मैक्सिमम जो लेन देन होता है वो डॉलर में होता है, तो उस वजह से डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे प्लानिंग थी ट्रंप की कि डॉलर कैसे तैसे करके इंक्रीज करे। लेकिन हाँ, जब तक ये सब चीजें चलेगी डॉलर इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद में गोल्ड में अच्छी तेजी आ सकती है, क्योंकि गोल्ड और डॉलर को अभी के समय एक समान तरीके से देखा जा रहा है कि डॉलर का जो ऑल्टरनेटिव है गोल्ड माना जा सकता है। एक्चुअल बनेगा नहीं, स्टिल गोल्ड के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं और डॉलर के प्राइसेस आगे चल के डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक ये सीन है, जब तक ये सब युद्ध चलेगा, डैमेज होगा इंडिया को रुपीस की करेंसीज के अंदर, और डॉलर की जो वैल्यू है वो ट्रंप अभी के समय इंक्रीज इस तरह से करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि रुपीस अभी फ्रेश लो लगा चुका है, क्रूड ऑयल ऊपर जा चुका है, बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर चुकी है। बॉन्ड्स के ऊपर भी अपन डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। अभी किसी ने कमेंट किया था कि अगले 3 साल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 5 साल मिनिमम एक्विटीज में, क्योंकि 3 साल तो ट्रम्प ही है। लेकिन फिर भी कोई इन्वेस्टर 3 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको बॉन्ड के साथ में रहना पड़ेगा, यानी 60% मान लो इक्विटी फॉर ग्रोथ,
40% हम बॉन्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये अच्छा नहीं है अभी के समय, और ट्रम्प जब तक है, जब तक अभी मान लो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसके बाद में टैरिफ को लेकर कुछ आएगा, 301 को लेकर कुछ आएगा, तो 40% बॉन्ड, ताकि स्टेबल रिटर्न्स दे पाए। अब काफ़ी लोग अग्री कर सकते हैं, काफ़ी लोग डिसअग्री करेंगे, लेकिन जो पॉइंट है जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरी भी नहीं सुननी है, आपको अपने आप की सुननी है। जस्ट मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी एसेट किस तरह से काम करती है, किस में कितना रिस्क होता है, और अभी के समय कौन सी एसेट अच्छी है, कौन सी एसेट खराब है। दैट्स इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक न्यूज आती है जिसमें इंडिया बोरो करेगा, यानी उधार लेगा 8.2 ट्रिलियन रुपीज वया बॉन्ड्स। बॉन्ड्स यानी डेट, तो सरकार लेगी उधार और उसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है। सो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, एक न्यूज आती है आज कुछ शाम को 5 बजे के आसपास, और इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती है कि फिस्कल डेफिसिट ये कीप अंडर कंट्रोल, ये रहेगी अंडर कंट्रोल, एक्साइज ड्यूटी जो कट की है उसकी वजह से। सेकंड, आप देख सकते हैं कि एफएम ने यह भी कहा है कि सरकार विल ट्राई टू रेज फंड यूजिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, क्योंकि अभी काफी सारे कमेंट्स ये भी आ रहे थे, मतलब जनता के, कि अब क्या होगा कि सरकार टैक्स बढ़ाएगी, सरकार के पास में रेवेन्यू सोर्सेज काफी कम हो चुके हैं, फिस्कल करंट डेफिसिट बहुत वाइड हो चुकी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आसान भाषा में बोलो तो सरकार के पास में फंड की कमी हो चुकी है। तो सरकार क्या कर सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, लेकिन यहाँ पे एक न्यूज आती है कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम रेज करेंगे फंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज से, जो कि है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स देकर डेट उठाएगी सरकार, उसके बदले आपको इंटरेस्ट देगी। अब ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में इतने कुछ खास बड़े अमाउंट्स होते नहीं है कि डेट में लगा के बहुत अच्छे पैसे निकाल पाए। कुछ 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपीस के अमाउंट मिनिमम अगर हो, तो हम मान के चल सकते हैं कि महीने के 25-30 हजार या 20 हजार समथिंग कुछ निकल जाएगा डेट से। तो एफ के पास में काफ़ी बड़े अमाउंट्स होते हैं, तो एफ यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। अगर मैं इंडिया की बॉन्ड यील्ड बताऊं और बाकी मार्केट्स की देखें, अगर हम यूएस के कंपैरिजन में, तो यूएस के कंपैरिजन में इंडिया की ज़्यादा है। तो एफ अभी यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करी, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। अब देखो, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं। लिक्विड फंड होता है, शॉर्ट टर्म होता है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, बैंकिंग पीएसयू फंड होते हैं, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस न्यूज़ का फ़ायदा अगर कोई लेना चाहता है, बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये क्या है, थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, जिसे भी आप देखोगे डिप आई है, तो ये इस तरह से चलता है। अगर 1 साल के रिटर्न्स दिखाऊं मैं आपको पिछले, तो 5.89% के हैं, बहुत कम है। लेकिन अगर मैं पिछले 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो ये 34% के हैं। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो 6.8% के रिटर्न्स बन जाते हैं, या 7% के आसपास के रिटर्न्स बन जाते हैं। तो ये लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दे देता है, 7% के आसपास के रिटर्न्स दे देता है। अब ये हमारे लिए काफ़ी कम है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं, और हम जैसे इन्वेस्टर जो कैश होल्ड करते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले देख लेना किसमें क्या है, कितनी वॉलिटिलिटी है, किसमें क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। बॉन्ड को मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, थंबनेल में आपको बॉन्ड दिखाई देगा, तो उसमें आप जा सकते हैं और उस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर देखते हैं, ये आपके सामने है हीलियम। ठीक है, हीलियम एक गैस होती है जो नॉन रिएक्टिव होती है, जिसको हम बोल सकते हैं, जो गुब्बारे आते हैं, गैस के गुब्बारे आते हैं जो उड़ते हैं हवा में, उनके अंदर भी ये हीलियम गैस भरी जाती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी भी शॉर्टेज होना शुरू हो चुकी है, और इसमें भी कमी आना शुरू हो चुकी है। अब इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, गैस के गुब्बारे से लोग नहीं खेल पाएंगे, वो नहीं। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि ईरान और जो इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से जो एमआरआई स्कैन होता है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो ये सब टेस्टिंग की जाती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उन मशीनों के अंदर हीलियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो डिले हो जाएगी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम हम देखें मार्केट के हिसाब से, तो चिप इंडस्ट्री को बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। एआई जो चिप मेकर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होगी, जो मोबाइल और ये जो लैपटॉप वगैरह होते हैं, टीवी वगैरह होते हैं, इन सब में भी चिप्स यूज़ होती हैं, तो उनके अंदर भी प्राइस हाइक होगा। जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोबाइल में तो 35% के साथ में, लैपटॉप में तो 35% के साथ में प्राइस इंक्रीज हो चुका है या होने वाला है, लेकिन अब प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है कि हीलियम जो शॉर्टेज है वो इम्पैक्ट करना शुरू कर चुकी है टैक्स सप्लाई चेन को, तो ये खेल शुरू हो चुका है। हम जस्ट इंतजार करें कुछ क्वार्टर का कि कंपनी कैसी अपडेट देती है, क्योंकि वहाँ पे भी झटके हमको मिलेंगे, वो फैक्ट है। ये इतना मार्केट गिर चुका है, लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है अपन कुछ और देखे गिरावट। अब देखिए इसमें जो इम्पैक्ट होगा, मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होगा वो डिक्सॉन को होगा,
4% के साथ में क्रैश कर गया इस न्यूज़ के बाद में, और इसमें जो वैल्यूएशन है बहुत नीचे आ चुकी है, बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है। कंफर्टेबल नहीं बोलूंगा क्योंकि अब जो नंबर्स खराब आएंगे तो ये भी महंगी लगेगी, लेकिन अपने पीक से काफी नीचे आ चुकी है। 36 की पी रेशियो इसकी। अब देखो पिछले कुछ क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट है, 94% के साथ में बीट, 168% के साथ में बीट, 24% के साथ में बीट, 8% के साथ में बीट। मार्केट को क्या है, इसकी आदत लगी हुई है। अब यहाँ पे मिस अपन देखेंगे, या फिर जो एक्सपेक्टेशन भी लो कर दी होगी मार्केट ने उसके बेसिस पे देखिए क्या बीट है क्या मिस है। सो यहाँ पे मैक्सिमम डैमेज होने वाला है। सो अगर मैं रशिया यूक्रेन के टाइम की गिरावट आपको दिखाऊं तो 60% का ड्रॉप था, लेकिन उसके बाद में मल्टीफोल्ड रिटर्न्स भी बने। अभी हम गिरावट को देखें तो 50% की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। तो इसके बेसिस पे 10% की गिरावट और बाकी है। लेकिन अगर मैं मेजर सपोर्ट को दिखाऊं, अब देखो बचा क्या है, अब यही रेसिस्टेंस बचा है पिछला। सो ये गैप में आई थिंक 15% का है। तो 10 to 15% का पेन और हम इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिस तरह की न्यूज़ हम देख रहे हैं, जिस तरह की कंपनी की सिचुएशन अपन देख रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, कंपनी बोलती है हमको इतना डैमेज हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आप रिकवरी देखोगे, रिवर्सल्स देखोगे, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट मंथ कैसे रिजल्ट आते हैं इन सभी कंपनीज के। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कंपनीज को लेकर, ताकि आपको सिचुएशन का आइडिया हो, वो मैं आपको धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।